प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। हमने वर्षा ऋतु का अध्ययन किया था, किस प्रकार से मानसूनी पवनें जो है दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें राजस्थान तक पहुंचती हैं। भारत की त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है और अरब सागरी मानसून की शाखा दक्षिण में जो है वो जब हम लोग देखते हैं तो गुजरात से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के बांसवाड़ा से होकर के प्रवेश करती है। इसीलिए हम लोग बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। अरावली के समानांतर होकर के ये निकल जाती है और अरावली के समानांतर होने के कारण इससे राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अधिक ऊंचाई के कारण वो जो पवनें हैं उस अरावली पर्वतमाला उस पवनों को रोकने में सहायक होती है तथा वहां पर वर्षा करती है। दक्षिणी राजस्थान में इन अरब सागरीय पवनों से जरूर वर्षा होती है। फिर हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें हैं वो राजस्थान में हाड़ौती से होकर के प्रवेश करती है और झालावाड़ से जब ये प्रवेश करती है तो राजस्थान के मैक्सिमम क्षेत्र को कवर करती है। और अरब सागरीय मानसून की शाखा की तुलना में ये जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा है वो अधिक वर्षा करती है, अधिक बड़े क्षेत्र को भी प्रभावित करती है तथा दोस्तों ये जो है वो पूर्व से आती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा को हम लोग पूर्वैया के नाम से जानते हैं। लेकिन इन शाखाओं से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो है वो अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। हम लोग अब शीत ऋतु में राजस्थान में क्या स्थिति बनती है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि राजस्थान एक प्रकार से जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है और रेत का एक नेचर होता है, वो जितना जल्दी गर्म हो जाती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ती है और सर्वाधिक ठंड अगर अपन लोग देखें तो ऑब्वियसली जो है वो हम लोग देखेंगे माउंट आबू के क्षेत्र में होती है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई भी अधिक है और वहां का जो तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में भी अधिक ठंड पड़ती है। उसका कारण जो है यही है कि रेतीला क्षेत्र है और रेत जो है उसका अपना एक नेचर होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। और ये जो कम मात्रा में होने वाली वर्षा है ये किस प्रकार से राजस्थान में होती है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को देखूं तो उसको देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यूरोप की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका संबंध इससे है। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को बना रहा हूँ और फिर दोस्तों यहाँ पे यूरोप का भाग हो गया और ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये हो गया आप लोगों के भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, तो ये आपके भूमध्य सागर हो गया। अब भूमध्य सागर के बाद में यहाँ पे अरब देश आ गए, उसके बाद में यहाँ पे पाकिस्तान आ गया और ये आ गया आपके भारत। अब हम लोग बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में क्या स्थिति बनती है? तो शीत ऋतु में जो सूर्य होता है वो तो हम लोग जानते हैं मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और उसकी किरणें कर्क रेखा पर जो है तिरछी पड़ती है। लेकिन विश्व में अगर हम लोग देखें तो जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, इस भूमध्य सागर का क्षेत्र विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। किसका केंद्र बनता है? हाई प्रेशर का केंद्र बनता है। और हाई प्रेशर का जब केंद्र बनता है तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हवाएं जो है वो उठती है और यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ से एक पवनें चलती है जो पृथ्वी के ऊपर लगातार साल भर चलती रहती है, जिसको हम लोग स्थायी पवनें कहते हैं। ठीक है, और ये पवनें कौन सी होती है? पछुआ पवनें होती है। कौन सी होती है? पछुआ पवनें होती है। तो ये जो पछुआ पवनें होती हैं वो पवनें जब इन भूमध्य सागरीय चक्रवात है, भूमध्य सागर उठने वाली हवाएं इन पवनों के सपोर्ट से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो फिर जो है वो ये यहाँ से होकर के और अरब देशों से होकर के फिर भारत तक जो है वो इस भूमध्य सागरीय चक्रवात को लाने में सहायक होती है। तो भारत तक सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो इसको हम लोग भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये पश्चिमी भाग है और पश्चिम से होकर के और फिर ये चक्रवात आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो भूमध्य सागर से उच्च वायुदाब वाली जो ये आर्द्र और नम पवनें हैं उनको जब पछुआ हवाओं का सपोर्ट मिल जाता है, जो पछुआ हवा पश्चिम से पूर्व की और पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है वो लगातार चलती रहती है, जो स्थायी सनातनी पवनें हैं, और ये जो पछुआ पवनें हैं वो जो भारत के ऊपर से गुजरती है तो ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों को अपने साथ में लाती है और उस कारण से भारत में भी जो है सर्दियों में इनसे वर्षा होती है। लेकिन पूरे भारत में इनसे वर्षा नहीं होती है। भारत का उत्तरी भाग जिसमें आप लोगों के जो है वो जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग आ गए और गुजरात के कुछ भाग आ गए, वहां पर इससे वर्षा होती है। तो ये जो हल्की वर्षा होती है
ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। और शीत ऋतु में ये वर्षा किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। और इन्हीं भूमध्य सागरीय चक्रवातों को अपन क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये जो शीतकालीन वर्षा है, इसको हम राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। ये बहुत हल्की वर्षा होती है। तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात जो है वो सिर्फ उत्तरी भारत तक की वर्षा क्यों करता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये एक तो बहुत अधिक दूरी से आता है, तो अधिक दूर है, तो अधिक दूर होने के कारण इस पवनों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, और भारत तक आते आते इसमें जो है वो पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की वर्षा होती है। और ये जो हल्की वर्षा, जिसको अपन शीतकालीन वर्षा है मावट कहते हैं, ये जो मावट जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों एवं पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये भारत में किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और रबी में भी विशेष रूप से किसके लिए लाभदायक है? हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभदायक वर्षा होती है, क्योंकि ये जो हल्की वर्षा होती है वो गेहूं के उत्पादन में तथा गेहूं के पकने में सहायक होती है, गेहूं के ग्रोथ में सहायक होती है, गेहूं की वृद्धि में सहायक होती है। तो ये जो रबी की फसल है उसको इससे फायदा पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये हो गया राजस्थान में शीत ऋतु स्थिति। अब फिर जब हम लोग देखते हैं राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति बनती है दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु की जब हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान में एक स्थानीय पवन चलती है जो कि अस्थायी हवा होती है। ये तो स्थायी पवन थी, पछुआ पवनी, वो जो स्थायी रूप से पूरी पृथ्वी पर चलती रहती है, लेकिन अस्थायी पवनें जो किसी स्थान विशेष पर ही उत्पन्न होती हैं और वो वहां की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, तो उनको स्थानीय पवनें कहते हैं। और वो जो स्थानीय पवनें हैं जो गर्म होती हैं, तेज होती हैं, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती हैं बहुत ही तेज गति से, ये खतरनाक भी होती है, तथा ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ये लू एक स्थानीय पवन है जो कि राजस्थान में चलती है। उसी प्रकार से हम लोग देखें तो क्योंकि गर्मियों की ऋतु में राजस्थान में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की और हवाएं जो है वो तेज गति से आती है, तो एक चक्रवातीय परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो उस चक्रवातीय परिस्थितियों के कारण वायु भंवर बन जाता है, और उस वायु भंवर को राजस्थानी में क्या कहते हैं? राजस्थानी में उसको कहते हैं भभूल्या कहते हैं। और ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? भभूल्या। भभूल्या क्या है? राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में निम्न वायुदाब का केंद्र है, जहां चक्रवातीय परिस्थितियां बनती है। तो चक्रवातीय परिस्थितियों के कारण हवा तेज गति से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है, जिसकी वजह से वायु भंवर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वायु भंवर बन जाते हैं। और उस वायु भंवर को अपन क्या कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में? भभूल्या कहते हैं। क्या कहते हैं इस वायु भंवर को? भभूल्या कहते हैं। और सर्वाधिक अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान की अगर अपन लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक जो आंधियां चलती है वो कहां पर चलती है? गंगानगर में चलती है। गंगानगर एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक आंधियां चलती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के शीत ऋतु, और उसके बाद में ये हो गया आप लोगों के ग्रीष्म ऋतु। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब जब हम लोग राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो जलवायु का वर्गीकरण करने से पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हम लोग कितने प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण को हम मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार से हम उसका अध्ययन करेंगे। एक तो जलवायु का जो आधुनिक वर्गीकरण है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे जलवायु वर्गीकरण में। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि किन विद्वानों ने राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो उसके तहत एक तो हम लोग देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और एक हम लोग देखेंगे कोपेन के ही साथ में ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। किसका जलवायु वर्गीकरण? ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। उसके बाद में हम लोग देखेंगे थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। और पिछले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें ये देखा गया है कि जलवायु से रिलेटेड जलवायु वर्गीकरण के प्रश्न जो है वो बहुतायत मात्रा में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस भी होते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है तो हम उसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण, कोपेन और ट्रिवार्था का वर्गीकरण, और फिर थार्नवेट का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण का हम लोग जो है वो अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण के लिए जब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप के थ्रू जो है वो उसको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उन प्रश्नों के उत्तर हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज पे भी हम लोग जो है यहाँ पर गौर जरूर करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें एक तो हो जाएगा आप लोगों के शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु आ जाएगी? शुष्क जलवायु। उसके बाद में आपके आ जाएगी अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद में आपके आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएगी आर्द्र जलवायु। उसके बाद आपके आ जाएगी अति आर्द्र जलवायु। तो कितने भागों में बांट दिया है?
5 भागों में बांट दिया है, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका आधार तो क्या क्या है, एक तो है वनस्पति, उसके बाद में है वर्षा और फिर है तापमान। इसके आधार पे जो है वो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, वनस्पति, वर्षा और तापमान। अब जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो शुष्क क्षेत्र है, यानी ऐसा क्षेत्र जो सूखा है, जो पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है, तो वो शुष्क क्षेत्र आपके हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर के और फिर 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद में हम देखेंगे अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्थात ऐसा भाग जो पूरी तरह से सूखा नहीं है, आधा सूखा भाग है, जहां पर स्टेपिस तुल्य की जलवायु पाई जाती है, स्टेपिस तुल्य की वनस्पति पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद में हम लोग उप आर्द्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अरावली पर्वतमाला के वो भाग है ना, जो अरावली के पूर्व के भाग हैं, जहां पर जो वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, उस भाग को हम लोग उप आर्द्र प्रकार की जलवायु में जो है वो इसका हम लोग निर्धारण करते हैं। तो ये वाला जो भाग हो गया वो कौन सा हो गया, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु हो गई। उसके बाद में आर्द्र जलवायु, अर्थात जहां पर नमी की मात्रा रहती है उसको हम लोग कहते हैं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र, और वहां पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो भी क्षेत्र हो जाते हैं उसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में। और उसके बाद 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर भी होती है, जिसमें 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग किस भाग में लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं उप अति आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है इसको, 5 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। शुष्क क्षेत्र हो गया, उसके बाद में हो गया आप लोगों के, तो ये क्षेत्र जो है वो कौन सा हो गया, शुष्क। ये क्षेत्र कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हो गया आप लोगों के उप आर्द्र, कौन सा हो गया, ये उप आर्द्र हो गया। ये हो गया आपके आर्द्र और ये हो गया आपके अति आर्द्र। अब क्षेत्रों की बात करें तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ गया, जिसमें आप लोगों के जैसलमेर आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे अपन लोग देखते हैं तो बीकानेर का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में जोधपुर का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में यहाँ पे अपन लोग देखें तो बाड़मेर का क्षेत्र आ गया, और फिर यहाँ पे अपन देखें तो कुछ भाग गंगानगर का भी आ गया। तो ये जो क्षेत्र आते हैं वो किस में आते हैं, शुष्क जलवायु के क्षेत्रों के तहत आते हैं। तो ये जो शुष्क जलवायु है, उस शुष्क जलवायु में कितनी सर्दी होती है, तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर शीत ऋतु जो होती है, उस शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ठीक है, और जब हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो यहाँ तापमान कितना रहता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है। और यहाँ का जो प्रतिनिधि जिला हो जाएगा, वो प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो प्रतिनिधि जिला हो जाएगा जैसलमेर, जो इस शुष्क जलवायु का एक प्रकार से प्रतिनिधि जिला है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र की, तो जहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का भाग है, जिसको हम लोग अर्ध शुष्क राजस्थान के भी नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में देखते हैं। तो इसमें एक तो आप लोगों के कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, शेखावाटी का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जो है वो आपके बांगड़ का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ गंगानगर तथा फिर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आ जाएगा, और फिर यहाँ से जो है वो पाली का क्षेत्र आ जाएगा, और फिर यहाँ से जालोर का क्षेत्र आ जाएगा, और कुछ भाग जोधपुर का आ जाएगा। ये पूरा अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु होगी, और इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसमें जब अपन लोग प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं तो इसमें प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके प्रतिनिधि जिला जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना तापमान है उस चीज को जब हम लोग देखते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड शीत ऋतु की जब हम लोग बात करते हैं तो शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तथा जब हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, और प्रतिनिधि नगर कौन सा हो जाएगा आप लोगों के, जोधपुर हो जाएगा। फिर हम लोग जब यहाँ से देखते हैं उप आर्द्र जलवायु, तो ये जो उप आर्द्र जलवायु है उसमें 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है,
और 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास जब वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग उप आर्द्र प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र कहते हैं, जो कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व का भाग है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व का भाग है और इस भाग में जब अपन लोग देखते हैं तो जयपुर जो है वो इसका प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, अलवर आ गया आप लोगों के, यहाँ से अजमेर आ गया, टोंक आ गया, वो जो भी क्षेत्र है आपके, वो क्षेत्र किस में आ जाएंगे? उप आर्द्र प्रकार के क्षेत्र में आ जाएंगे। और यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो उप आर्द्र में जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर, शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो कितना होता है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और ग्रीष्म ऋतु की जब हम लोग इसी में बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कितना तापमान होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है वो होता है लगभग, अगर अपन लोग देखें यहाँ पर, तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है ग्रीष्म ऋतु में। कितना तापमान रहता है यहाँ पर? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आप लोगों को उप आर्द्र क्षेत्र। फिर अपन लोग बात करते हैं आर्द्र क्षेत्र की। जो आर्द्र क्षेत्र जहां 60 से 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो ये जो क्षेत्र है लगभग मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र इसमें आ जाता है, राजसमंद उदयपुर का क्षेत्र आ जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। और इस आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है इसमें जो प्रतिनिधि जिला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सवाई माधोपुर हो जाएगा। प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया यहाँ पर? सवाई माधोपुर हो गया, जो कि इसका प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस आर्द्र प्रकार की जलवायु की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो शीत ऋतु में तापमान होता है वो तापमान कितना होता है? तो शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और जब हम लोग यहाँ ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान कितना रहता है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान रहता है? 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है। और उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा सर्वाधिक होती है राजस्थान के हिसाब से, जो अति आर्द्र है, जहां नमी की मात्रा ज्यादा है, तो वो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आता है। और इसमें जब आप लोग प्रतिनिधि जिले की बात करते हो तो यहाँ प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर जब शीत ऋतु में अपन लोग बात करते हैं कि शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान कितना है, तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तथा ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान कितना होता है, तो यहाँ का तापमान होता है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आप लोगों के राजस्थान की जलवायु का आधुनिक वर्गीकरण। अब इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो बहुत ही सरल है। ये जब 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे फिर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप आराम से इस चीजों को याद कर सकते हो। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तापमान है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ उससे कम है 38 से 40, यहाँ उससे कम है 35 से 40, यहाँ उससे कम है 32 से 35 और यहाँ फिर जो है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाता है। वर्षा की बात करें तो यहाँ 0 से 20, यहाँ 20 से 40, अर्ध शुष्क में, उप आर्द्र में 40 से 60, आर्द्र में 60 से 80 और अति आर्द्र में है 80 से ज्यादा। उसके बाद में अपन लोग देखें तो शुष्क, जो राजस्थान का शुष्क जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है, अर्ध शुष्क का जोधपुर है, उप आर्द्र का जयपुर है, आर्द्र का सवाई माधोपुर है तथा अति आर्द्र का बांसवाड़ा प्रतिनिधि जिले के रूप में हो जाएगा। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे जो वनस्पति कंटीली झाड़ियां होती है तथा घासें पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति होती है शुष्क जलवायु में। अर्ध शुष्क जलवायु में स्टेपिज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपिज प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो राजस्थान की आधुनिक जलवायु का वर्गीकरण है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।